हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, समास। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने DSSB PRT एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी, जिसमें ये बताया था कि हम 10 से 15 जून के बीच में पूरी की पूरी हिंदी जो है कंप्लीट कर लेंगे। और इसीलिए मैंने सारी की सारी, अब आज 15 तारीख है और मैंने सारी की सारी हिंदी जो है कंप्लीट करवा दी है। 2 से 3 टॉपिक बचे हैं जो अभी मैं रात तक जो है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा हिंदी जो है कवर हो गया DSSB PRT के लिए। साथ ही मैंने बोला था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो सुबह में मैंने 2019 में जो आपकी कम से कम जो 4 शिफ्टों में 4 डेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 में जो आपकी DSSB PRT के जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो लगभग 3-3 शिफ्ट में 4 डेट में एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, तो उसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और अप्रॉक्स 1 घंटे मतलब 53 मिनट की वीडियो बनी है, जो कि मैंने सुबह में अपलोड कर दिया है। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप अगर उसको देखते हैं तो ये रहेगा कि आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सबसे बेस्ट चीज़ होती है, आपको पेपर का टाइप पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे समास। और इसके पहले मैंने सारे जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए थे, वो सब कवर करा दिया है। 2 से 3 टॉपिक है, वो अभी मैं रात तक जो है अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समास। अब देखते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है किसी भी शब्द को, ठीक है, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखना। ठीक है, उसको छोटे फॉर्म में लिख देना। सीधा ये समझिए, उसको छोटे फॉर्म में लिख देना, पर उसके अर्थ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र लिखा है और इसका टोटल अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अगर आप राजा का पुत्र नहीं बोलना चाहते हो, आप बोलते हो राजपुत्र, तो इसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आई। बट हाँ, ये हुआ कि ये थोड़ा जो लंबे में था सेंटेंस, वो थोड़ा संक्षेप में हो गया, एक शब्द में हो गया। ठीक है, तो समास का अर्थ यही होता है। अब हम देखते हैं। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हम पूछता है जनरली एग्जाम में, आपके एग्ज़ाम में उसी टाइप का हम ज़्यादा पढ़ेंगे कि मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। समास क्या होता है, आप समास का बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाएंगे। जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को देखते चलते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है द्वंद्व समास। ठीक है, ठीक, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान से क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए आपने एक वर्ड बोला माता पिता। ठीक है, आपने बोला माता पिता, इसको मान लीजिए पहला पद और इसको मान लीजिए दूसरा पद। ठीक है, इसको मान लीजिए दूसरा पद। तो अब इन दोनों में आप किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। जितना इंपॉर्टेंस माता का है उतना ही इंपॉर्टेंस पिता का है। तो जब इस प्रकार के शब्द आप बोलते हैं तो उसको एक योजक चिन्ह से जोड़ के बोलते हैं और लिखते भी हैं इस तरह से, माता पिता। ठीक है, और जब इसको सरल भाषा में लिखते हैं तो माता और पिता, और संक्षेपीकरण करके मतलब समास बनाते हुए लिखते हैं तो माता पिता और ये एक योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो जब दोनों पद की प्रधानता समान हो, ठीक है, दोनों पद ही मुख्य हो, तो उस केस में जब उस समास को हम बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे भाई बहन, अब भाई की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, बहन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, खरा खोटा, इसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस, इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस। तो इस तरह के समास को हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और जब इनको नॉर्मल वर्ड में मतलब समास हटाकर लिखा जाता है तो इनके बीच में और, तथा, अथवा, या फिर एवं ये सब चीज़ें लग सकती है। इसको माता चौ पिता भी लिख सकते हैं, माता एवं पिता भी लिख सकते हैं, माता और पिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, और योजक चिन्ह इसमें प्रयोग होता है। तो अगर आप ट्रिक की बात करेंगे छोटा सा, तो द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे ईजी तरीका होता है एक योजक चिन्ह। हम एक योजक चिन्ह आपको प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कभी कभी पूछ देगा धर्माधर्म क्या है। ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में भी भाई द्वंद्व समास ही होता है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अब इसको आप लिखोगे तो लिखोगे धर्म, धर्म और अधर्म, पाप और अपाप। इसको जब आप खोलोगे, इसको समास विग्रह जब इसका करोगे तो आप लाभ और अलाभ, ठीक है, इसका होगा। ठीक, तो धर्माधर्म, पापा पाप और लाभालाभ, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं द्विगु समास में। द्विगु से याद रखिए, जैसे द्वि से आपको दो, इसका सेंस आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है हम दो बोलने वाले हैं, तो इसको बस ये ट्रिक याद रखिए कि द्विगु में आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, इसमें जो पहला पद होता है ना, वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए चौराहा है, चौराहा,
अब ये आपका विशेष्य हो गया। इसकी विशेषता ये चौ बता रहा है कि 4 राहों वाला रास्ता जो है चौराहा कहलाता है। तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। विशेषण के प्रकार में पढ़ा होगा ना, मैंने बताया है। ठीक, तो चौराहा में रास्ते की विशेषता बता रहे हैं चौ बोल के, 4 रास्ते का वो बता रहा है। तो इसी तरह से जो होता है पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, इसको हम द्विगु समास बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे चौराहा, नवग्रह, नवग्रह का मतलब हो गया कि 9 ग्रह, 9। ठीक है, पंचवटी, 5। ठीक है, 5 वटी, शताब्दी, 100 अवधि की बात हो रही है, शताब्दी। ठीक है, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि मान लीजिए ये दोनों जो पद, ठीक है, एक संख्यावाची विशेषण और दूसरा विशेष है, ये दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे शब्द को डिनोट करे, किसी तीसरे शब्द का अर्थ दे दे, तो वहाँ बहुब्रीहि समास लग जाता है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए त्रिनेत्र बोल दिया, तो 3 नयनों वाले, तो वो कौन है? भगवान शिव हैं। तो जब ये तीसरे का अर्थ निकले, ठीक है, ऐसा शब्द जो कि हमारा द्विगु समास भी है, पर उससे हमारा क्या तीसरे का अर्थ निकल रहा है, कुछ तीसरे का अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा है इसलिए। अब देखिए, चौराहा से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। चौराहा मतलब भाई 4 रास्ता, अब 4 रास्ते जैसा क्या है? ठीक है, तो त्रिनेत्र भगवान शिव की बात हो रही है, और यहाँ पे 3 नयनों वाले जो हैं हमारे शिव भगवान हैं। अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास, वही चीज़। यहाँ पे दोनों पद मिल करके किसी तीसरे का अर्थ दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, और दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। ओके, जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक, शिव भगवान। लंबोदर, लंबे हैं जिनके उधर, यानी कि गणेश भगवान। दशानन, जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 सिर हैं, रावण। चतुरानन, जिसके 4 सिर हैं, ब्रह्मा जी। तो ये इस टाइप से चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि इसे किसी तीसरे का अर्थ निकल रहा है। चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान, पीताम्बर यानी कृष्ण जी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कर्मधारय समास बोलते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है, एक पद तो क्वालिटी बताता है, और दूसरा पद हमारा विशेष्य होता है, मतलब उसी की विशेषता बताई जा रही होती है। विशेष विशेषण वगैरह सब पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, एक पद आपका विशेषण है, दूसरा आपका विशेष्य है। जैसे महादेव, अब महा से महानता हो रही है, और देव से देव की ही क्या हो रही है? महानता हो रही है। महान है जो देव, और वो किसको बोला जाता है? शिव भगवान को बोला जाता है, महादेव। तो महान है जो देव, ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि पहला पद क्या है आपका? विशेषण है, दूसरा आपका विशेष है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो पहला पद क्या हो गया? विशेषण, और अंबर की विशेषता हो रही है। नील कमल, ऐसा कमल जो नीला है, ठीक है, नीला विशेषता हो गई, ये विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। अब अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं, जिसमें पहला पद अव्यय हो। ठीक है, अव्यय जिसमें जुड़ जाता है वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अभी अव्यय मैं थोड़ी देर में अपलोड कर रही हूँ। अव्यय क्या होता है भाई? अव्यय देख लीजिए, अव्यय ऐसा शब्द होता है ना, जैसे जब, तब, जो। अब इसमें आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं, जब को जब ही कर सकते हैं, तब को तबे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो को जी नहीं कर सकते, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो ऐसे शब्द जिसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। और जिस भी शब्द के आगे अव्यय लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। जैसे यथा, यथा आपका क्या है? एक अव्यय है। अब यथाशीघ्र हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथाक्रम हो गया, तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे अव्यय लगा है। तो बस आपको पहचानना है, जहाँ अव्यय मिल गया वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में प्रति आपका अव्यय है। अनुगमन में अनु आपका क्या है? अव्यय है। आगमन में आ आपका जो है क्या है? अव्यय है। तो इस प्रकार से ये अव्ययी भाव समास हो गया। अगला देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फंसाऊ भी है, हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें दोनों पद किसी न किसी कारक से जुड़े रहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कारक को रिवाइज कर लेते हैं। भाई कारक क्या है? कारक आप जानते हैं, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ ने कर्म को करण से। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो करण से है ना, ये अलगाव के सेंस में, सॉरी, ये इसके द्वारा के सेंस में है। ठीक है, इससे जो है द्वारा के सेंस, उसके कारण के सेंस में करण। और संप्रदान के को लिए। ठीक है, संप्रदान किससे है? के को लिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के को लिए। फिर अपादान, यहाँ पे जो से है, अपादान से, ये अलग होने के सेंस। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ का जो से है वो अपादान कारक है। ठीक, संबंध को किस चिन्ह से दिखाते हैं हम? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ठीक है,
ये चीज़ें संबंध की कारक चिन्ह हैं। और अधिकरण में पर, पै, ऊपर, तो जहाँ पर दोनों पदों के बीच में ये कारक चिन्ह यूज होते हैं उनको हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। और जो भी कारक चिन्ह यूज होगा उसी को हम बोलते हैं कि जैसे कर्मधारय तत्पुरुष समास, तो कर्म का यूज हुआ होगा यानी वहाँ पे को यूज हुआ होगा, इसीलिए तत्पुरुष समास वहाँ पे कर्मधारय हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना, आपको पता। जैसे कि देखिए राजा पुत्र, अब राजा का पुत्र, ठीक, राजा पुत्र, राजा का पुत्र, ओके। अब राजा का पुत्र कौन सा, इसमें आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो इसमें तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो संबंध बोधक तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि का इसी में है। ठीक है, संबंध दिखाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अब पर कहाँ पे है, देखिए में पर पे था ना, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ना, कि आपने पढ़ा भी होगा, बस ये है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करने वाली बात। अब हम देखते हैं जैसे स्वर्गवास, स्वर्गवास को आप क्या इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्वर्ग को वास, और को किस में आता है, संप्रदान कारक में। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, अब के लिए भी किस में आता है, संप्रदान में, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसी तरह से देश निकाला, देश से निकाला, अब ये से जो है ये अलग करने के सेंस में, भाई देश से निकाल दिया उसको, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, ये है कुछ आपके तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये इसकी खासियत भी है कि इसमें कारक चिन्ह जुड़ा रहता है। अब हम देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष जो होता है जिसकी शुरुआत में जो है आपका उपसर्ग लगा हो, और वो भी कौन सा उपसर्ग, अ लगा हो या फिर अन उपसर्ग लगा हो। ठीक है, या तो अ उपसर्ग लगा हो या तो अन उपसर्ग लगा हो, उसको हम बोलते हैं नई तत्पुरुष। ठीक है, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनबन, जहाँ देखा इसको आपने तुरंत मारना ट्रिक, नई तत्पुरुष। ठीक है, हो सकता है आपके ऑप्शन में जो है सिर्फ तत्पुरुष समास दिया हो तो वो भी सही होगा, और अगर बहुत डिटेल में दिया होगा तो नई तत्पुरुष लिखा होगा। ठीक है, प्रादि तत्पुरुष क्या होता है, ये भी इजी है, जहाँ पे प्र उपसर्ग लगा हो उसको हम बोलते हैं प्रादि तत्पुरुष। उपसर्ग पढ़ाया है मैंने, आप वहाँ से जाके उपसर्ग की भी वीडियो देख लेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रमाण, प्रचलित, प्रखर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से समास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, और इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी हो। और इसमें मैंने आपको बताया है कि DSSB PRT की तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो आप भी स्टार्ट कर दें। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन एंड ऑल, तैयारी शुरू करेंगे तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, उस वक्त हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक।